जिया, अच्छा जिया आ गई। जिया बच्चे अब ठीक है क्या सब? तुम कह रहे थे कोई प्रॉब्लम है, अब सब सही है क्या? यस मैम, अभी बेटर है पहले से। चलो ठीक है, तन्नू आ गई है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं ना। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। देखो लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था, एक बार देख लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। मैंने कहा था जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड्स हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो मतलब समझ जाना वो फेलिंग सोल्यूशन को भी रिड्यूस करेंगे और बेसिकली खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस होके कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। जिस आपको ध्यान रखना है इसका रेड पीपीटी होता है, इसका कलर आपको ध्यान रखना बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कलर से, ठीक है। और टोलिंस रिएजेंट के साथ आप कराओगे तो क्या होगा, टोलिंस रिएजेंट जो है रिड्यूस होके वो जो मैंने बताया था आपको शाइनिंग सिल्वर मिरर जैसा दिखाई देगा, जिसको कई बार क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको कुछ रिएक्शंस कराई थी, मैंने कहा था कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों को ही ऑक्सीडाइज करा देगा, ठीक है। एक होता है पर आयोडिक एसिड, इधर देखो, एक होता है पर आयोडिक एसिड, HiO4 बोलते हैं। वो आपके मतलब काम का नहीं है, आपको इतना नहीं जाना, ठीक है। वो क्या करता है, वो सारे मतलब इसमें तो क्या हो रहा है देखो ना, कंसंट्रेटेड HNO3 में तो सिर्फ एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल का बेसिकली वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन ये पर आयोडिक एसिड तो बहुत इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, ये वाले OH वाले बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, देख रहे हो, ये वाले को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो बस याद रखना, क्वेश्चन नहीं आया हुआ इससे कभी, ठीक है। और हमने फिर देखा था ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या होगा, है ना। HCN के साथ करोगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, हाइड्रोक्सिलमीन लोगे तो क्या बनेगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या थे एविडेंसेस से, जिससे हमें ये पता चला कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। HI के साथ भी आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। अनिकेत बच्चे अभी 4 मिनट में ना कुछ नहीं कराया, वो रिवाइज करवाया मैंने। नितिका बच्चे आप बहुत टाइम बाद आए आज। सौम्या, कहाँ थे तुम लोग इतने दिन से भाई, अपनी मैम को भूल गए क्या तुम लोग? गुड इवनिंग बेटा, कहाँ थे सारे, भूल गए क्या मुझे? हाँ ठीक है। तो जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में वो वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेना, पता नहीं देख लेना अपलोड हो गई होगी आई थिंक, अगर नहीं हुई है तो फिर मंडे को हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज ऑफिशियली ऑफ है, ऑफिशियली ऑफ रहता है ना सैटरडे का, इस वजह से। तो ठीक है, ये सारी रिएक्शंस तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए। तुम्हारा जो अब एग्जाम होगा इसमें से आपको 1-2 रिएक्शन मिल जाएंगी डेफिनेटली एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करा रही हूँ बच्चे, ओसा जोन करा रही हूँ। आई थिंक मैंने ओसा जोन के बारे में अच्छा देख लिया, ठीक है। ओसाजोन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ कि लैब में कैसे कैसे ओसाजोन बनता है ना, फिर आप कैसे पहचानते हो कि क्या होता है। अभी हम रिएक्शन देखेंगे उसकी कैसे होती है। तो बच्चे आप इसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड्स हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, वो रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्राजिन के साथ। इधर देखो, हाइड्राजिन क्या होता है बेटा, ये होता है हाइड्राजिन, क्या होता है, ये होता है। तो अगर तुम इसमें से एक H हटा के फिनाइल लगा दो या बोल दो C6H5 लगा दोगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा बच्चा, फिनाइल हाइड्राजिन बन जाएगा, ठीक है। कैसे आया पता चला, हाइड्राजिन का ही डेरिवेटिव है फिनाइल हाइड्राजिन। क्लियर हुआ ये, बताओ, ठीक है। यस मैम। आपको क्या करना है, कुछ नहीं यस करना, मैम। जब भी आपको NH2 दिख जाए और आपको कार्बोनिल दिख जाए, अगर आपको जहां पे भी CO दिख जाए और NH2 दिख जाए, वहां से आपको पहला काम क्या करना है, पानी निकालने का काम करना है। तो देखो मैं यहाँ पे पानी निकाल देती हूँ, निकाल दिया। अब बनेगा क्या, इधर देखो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड NNHC6H5, और यहाँ पे क्या होगा CHOH, और नीचे वाले को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। पहले ये बताओ पहला स्टेप समझ में आया, पहला स्टेप समझ में आया, कुछ नहीं किया बस यस मैम। निकाल दिया। तो हमने ये अभी क्या लिया है, 1 मोल लिया है फिनाइल हाइड्राजिन का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन लेते हैं। तो आप क्या करोगे, एक मोल और लोगे फिनाइल हाइड्राजिन का, 1 मोल आप फिनाइल हाइड्राजिन का और लोगे।
तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैकेनिज्म तो नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखो बच्चे, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप दूसरा मोल लोगे फिनाइल हाइड्रोजन का, आपको कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक एच इसके साथ लगा दो और एक एच इसके साथ लगा दो, यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, C6H5NH2, जिसको आप एनिलीन बोलते हो, और एक निकल जाएगा अमोनिया। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आप सेकेंड इक्विवेलेंट, या आप लिख सकते हो जब सेकेंड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज किया जाता है उस ओजोन फॉर्मेशन में, तो वहां से क्या निकलता है, तो आप ध्यान रखना, एनिलीन निकलता है और अमोनिया निकलता है। साथ ही साथ ये क्या करता है बच्चे, ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज करवा देता है इस रिंग को, मतलब जो ये मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा है बेसिकली, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करा देता है, और यहाँ पे क्या लगा देता है, OH लगा देता है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसकी तुम टेंशन ना लो, ठीक है। अभी बस यहाँ पे ये अपने माइंड में रखना कि एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं। अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि एक कार्बन पे जो है 2 OH स्टेबल नहीं होते। जब भी बच्चे एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH आ जाए, समझ जाना वहां से पानी हमेशा 200% निकलेगा। क्या बोला बच्चे मैंने, जब भी एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो वहां से हमेशा कार्बन निकलेगा, सॉरी कार्बन कह रही हूँ, वाटर निकलेगा। तो जैसे ही मैं वाटर निकालूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जिसको मैं आपके नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ। देखो C डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखना ध्यान से क्या लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड NHC6H5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बाकी नीचे एज इट इज का एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या किया, अभी 1 मोल और डालोगे आप फिनाइल हाइड्रोजन का, इसमें 1 मोल आप फिनाइल हाइड्रोजन का एक और डालोगे ऐसे करके, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से NH2 आ गया और CO आ गया, यहाँ से क्या करोगे आप बच्चा, पानी निकाल दोगे। तो जब पानी निकाला तो देखना क्या बना, C डबल बॉन्ड NNHC6H5, और यहाँ पे भी क्या बना, C डबल बॉन्ड NNHC6H5, और बाकी नीचे एज इट इज का एज इट इज। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन इसमें 2-3 बनते हैं, ओसाजोन वाले में क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे आपने कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज किए, तो आपको ध्यान रखना है आपने कितने मोल यूज किए बच्चे, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। आपको एक ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो अभी हमने ग्लूकोज का लिया, कोई भी मोनोसेक्राइड ये ओसाजोन देगा और डाइसेक्राइड भी ओसाजोन देगा, लेकिन बस सुक्रोज को छोड़ के। तो आपको ध्यान रखना है पहले 2 कार्बन की जो है, पहले 2 कार्बन में चेंज आया है, बाकी के जो 4 कार्बन है वो एज इट इज के एज इट इज है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से वाले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज आता है, तो आप बोलोगे सिर्फ पहले 2 कार्बन में, देख रहे हो ये वाले 2 कार्बन जो थे हमारे पहले 2 वाले ग्लूकोज का, सिर्फ उसमें चेंज आया, बाकी जो 4 है, ये वाला 3 और एक ये वाला, ये बिल्कुल एज इट इज है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि जब आपने सेकेंड मोल यूज किया था किसका, फिनाइल हाइड्रोजन का, तो वहां पे क्या उस स्टेप में क्या निकला था, उस स्टेप में आपका एक तो एनिलीन निकला था और आपका क्या निकला था बच्चा, अमोनिया निकला था। क्या निकला था, एनिलीन निकला था और अमोनिया। एनिलीन क्या होता है, ये होता है, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा, वो अभी देख लोगे जब आपका चैप्टर आएगा ना, जब ऑर्गेनिक पढ़ने लगोगे तो अपने आप सारी चीजें देखने लग जाओगे, है ना। फिर से बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक को अपना आपको दोस्त बनाना है, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक को दोस्त बनाना। अगर उससे दूर भागोगे तो वो इतना दूर चली जाएगी ऑर्गेनिक, कभी हाथ नहीं आएगी तुम्हारे, ठीक है। तो दोस्त बनाना है, धीरे धीरे चीजें समझते हुए चलना है। तो क्या आप सबको ओसाजोन वाली रिएक्शन समझ में आ गई है कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना है और कौन से वाले कार्बन में चेंज होगा, सब समझ में आ गया, ताकि मैं आगे चलूं बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आपको कुछ था क्या, चलो। उसके बाद बच्चे ये वाला देखो, ये मैंने एनसीईआरटी का ही स्लिप लगाया अगर आपको दिख रहा हो। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है अनिकेत बच्चे, पॉइंट्स ये हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो कितने मोल आपने फिनाइल हाइड्रोजन के यूज किए, तो आपको ध्यान रखना है 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज किए हैं, राइट। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप
के बाद जब आपने ओसोजोन रिएक्शन करवाई तो फाइनल प्रोडक्ट में कौन से 2 कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज मिली। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, कौन से 2 कार्बन बेसिकली आपको जिसमें चेंज देखने को मिला है, तो आप बोलोगे 2 कार्बन में, बाकी सारे एज इट इज हैं। ठीक है, जब सेकंड मोल यूज किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे कौन निकल गया बाहर, एनालीन निकल गया और एक अमोनिया निकल गया। बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी, इसके अलावा बेशक सब कुछ भूल जाना। ठीक है, तो अभी देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की स्निप लगाई हुई है, ध्यान से देखना तुम सारे, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द लेटर DNL। अब पता है बच्चे क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स करते हैं ना, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये डी ग्लूकोज है या ये डी अमाइनो एसिड है। डी और एल बेसिकली हम नाम देते हैं। अरे ये रे बेटा अनिकेत, कहाँ ध्यान है बच्चे, ये रे 2 बेटा, पहले 2 ये वाला 1 2 कार्बोनिल वाला और एक ये HOH वाला, इसमें चेंज आया। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स में हम नाम देते हैं, जैसे डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, डी मेनोज है, एल मेनोज है। तो बेसिकली हम ये डी और एल किस बेसिस पे बताते हैं, और ये डी और एल है क्या ये डी और एल मैम ये है जो आपने हमें बताया था, क्या ये डी और एल क्या ये है जो आपने मुझे हमें बताया था। तो आंसर इज नो, ये वो वाला डी और एल नहीं है जो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब तो क्या होता है बच्चे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और इसका मतलब है लीवोरोटेटरी। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड रोटेट कराते तो उसको आप लीवोरोटेटरी बोलते हैं, राइट साइड रोटेट करवाते तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। इसको आप प्लस से भी दिखा सकते हो, इसको आप माइनस से भी दिखा सकते हो। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम डी कैपिटल और मैं जो कैपिटल एल की बात करा रही हूँ बच्चे, वो ये वाले नहीं है, वो डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है, तो ध्यान रखना। ठीक है, वो है क्या, बेसिकली वो क्या करते हैं, कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि ये वाला कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फ़िगरेशन का है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट एल कॉन्फ़िगरेशन का है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फ़िगरेशन का है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट एल कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया गया बच्चे, इसके लिए एक रेफरेंस यूनिट दी गई। जैसे मान लो अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है तो आप किसी के रिस्पेक्ट में करते हो। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, सुन रहे हो सारे, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई Yes. तो मैंने कहा था ना, तुम सारे रिडक्शन पोटेंशियल किसके रेफरेंस को लेकर मेजर कर रहे हो, SHE को लेकर मेजर कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज है, डी और एल आप किसके रेफरेंस में बताओगे बच्चे, तो यहाँ पे जिसके रेफरेंस में बताओगे वो है ग्लिसरल्डिहाइड। वो क्या है बच्चा, ग्लिसरल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये होता है। ठीक है, अच्छा अभी क्या है ये बच्चे, आपका यहाँ पे देखो, अगर आपका OH राइट हैंड साइड पे है तो इसको बोलते हैं बच्चे डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड। पहले हम समझते हैं, फिर ये एनसीईआरटी की लाइनिंग भी रीड करेंगे कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको सिर्फ ये देखना है, चाहे आप ग्लूकोज पढ़ रहे हो चाहे आप मेनोज पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, ध्यान से सुन लो, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उसमें OH किस साइड पे है। अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो आप उसको डी बोलोगे कि वो डी ग्लूकोज है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या बोलोगे आप बच्चे, उसमें क्या बोलोगे आप कि वो एल है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बच्चे देखो, मैं यहाँ पे दोनों बना रही हूँ, ध्यान से देखना, HOH CH2OH, ये क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और अगर मान लो मैं इस OH को लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा दूं, क्योंकि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस का फिक्स होता है। चीज पूछूं हाँ बोलो बेटा। मैम, इसको आप इसी बेस पे बोल रहे हो ना कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उसको डी ग्लिसरल्डिहाइड बोल रहे हो, और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एल ग्लिसरल्डिहाइड। ना 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 बच्चे, मैं यही बोल रही हूँ, डी और एल वो नहीं है, डी और एल बेटा ये नहीं है। ठीक है खुशबू, एक्सोरोटेटरी। हाँ, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इज नॉट योर डेक्स्ट्रो एंड लीवो। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो और लीवो, समझ रहे हो। कैपिटल डी और कैपिटल एल तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, और जो तुम्हारा कोई कार्बोहाइड्रेट है वो एल कॉन्फ़िगरेशन का है। हाँ जी बोलो मैम। डी का मतलब मैम OH राइट हैंड साइड होगा और वो इसमें एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड।
हाँ मैं वही बता दूं, देखो आप ग्लिसरल्डिहाइड की यूनिट को रेफरेंस मान के ये देखोगे कि अगर OH राइट हैंड साइड पे तो उसको बोलोगे डी कॉन्फ़िगरेशन का, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बोलोगे एल है। लेकिन कौन सा वाला OH? आपके ग्लूकोज में तो बहुत सारे OH हैं, आपके ग्लूकोज में तो बहुत सारे OH हैं। तो एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। बॉटम से सेकंड कार्बन। वेरी गुड, यही है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या देखना है बच्चे, आपको लास्ट सेकंड कार्बन देखना है। लास्ट सेकंड कार्बन ये वाला है। अगर लास्ट सेकंड वाले, कौन से वाला, लास्ट सेकंड कायरल कार्बन में अगर OH राइट हैंड साइड पे लिखा है तो आप इसको बोलोगे 2D ग्लूकोज। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है, जैसे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, अगर इस साइड लगा हुआ है तो बच्चे क्या बोलोगे इसको, बताओ इसको क्या बोलोगे? एल ग्लूकोज बोलोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम जैसे आपने HOH यहाँ लगाया, यहाँ पे भी HOH लगा दोगे, बस लास्ट वाली सेकंड पोजीशन को चेंज करके हमने ये बता दे कि एल ग्लूकोज है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे फंसा देता है एग्जामिनर। देखो डी ग्लूकोज ये है, एल ग्लूकोज बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। मतलब जैसे अपने दोनों हैंड है ना, वैसे डी और एल होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, OHH, HOH, OHH और OHH होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, जो डी एंड एल ग्लूकोज है वो क्या होती है, आपस में मिरर इमेजेस होती हैं। क्या होती है, क्वेश्चन आया हुआ है कि डी एंड एल ग्लूकोज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और अगर मिरर इमेजेस होती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इनेंशियोमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो डी और एल तो बच्चे सिर्फ आप लास्ट कार्बन को देख के स्पेसिफाई करोगे कि कोई कार्बोहाइड्रेट डी है या एल है। ठीक है, लेकिन डी और एल ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं, ये ध्यान रखोगे। क्लियर है बच्चे, जल्दी बोलो। यस मैम। चलो ठीक है, उसके बाद आगे चलो। यहाँ पे देखो एक बार NCERT का पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेटर्स डी और एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड indicate the, यहाँ पे देखो, indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound, configuration of which is known। देख रहे हो, किसी के रेफरेंस में बताएंगे, और रेफरेंस का मतलब क्या है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता हो। तो हमें किसकी पता है बच्चे, ग्लिसरल्डिहाइड की पता है, हमें ग्लिसरल्डिहाइड की पता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो खुशबू कि यहाँ पे ये प्लस आया है तो मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहा होगा, और माइनस आया है तो ये लीवोरोटेटरी होगा। लेकिन आपको इसको कैपिटल डी और कैपिटल एल से रिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला है जो प्लस वाला ग्लिसरल्डिहाइड है उसको उन्होंने डी कॉन्फ़िगरेशन बोला, इसलिए नहीं कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बल्कि इसलिए कि जो उसका OH ग्रुप है बच्चे वो कहाँ पे लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है डी कॉन्फ़िगरेशन। वेयर एज विच कैन बी कोरिलेटेड टू माइनस, एल माइनस का मतलब क्या है, एल माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो लीवोरोटेटरी, आपको बताना है क्योंकि OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए आपने उसको क्या लिखा बेटा, एल लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने अभी आपको समझाया कि डी ग्लूकोज बोलोगे और इसको बोलोगे डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलोगे। क्लियर हो गया सबको? यही है कि हमें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप देखना है कि वो जिस साइड होगा उसी को हम बोल सकते हैं डी या फिर एल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन देखना है कि OH किस साइड है। हाँ नहीं एल, बच्चे जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है निकेत, ये वही है जो मैं लिखूंगी ना आगे आपको समझाऊंगी, अल्फा डी ग्लूकोज। तो वो डी का मतलब यही है कि OH राइट हैंड साइड पे है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल पूरे बायोमोलिक्यूल्स में सेम है, चाहे वो मैं अभी बोल रही हूँ, चाहे वो मैं कल वाली क्लास में बोलूं, चाहे मैं आने वाली क्लास में बोलूं, सेम रहेगा। इतना क्लियर हुआ? आगे चलूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। चल उसके बाद बच्चे अभी हमें स्टार्ट करना है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी तो हमने क्या देखा, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था। ये देखो, ये हमने क्या देखा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा है हमने लास्ट वाली क्लास में। लेकिन अभी हमें कुछ ऐसे दिखने वाला है जो बेसिकली ये दिखाता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हो? देखो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर वन वाला स्ट्रक्चर कौन सा, जो मैंने आपको ओपन चेन वाला
मैम बट अल्फा ग्लूकोज में तो ऊपर से 2 कार्बन में चेंज देखते हैं अनिकेत, ऐसा नहीं है, मैं बता दूंगी आपको। अभी मैंने वो नहीं करवाई। इतनी आगे क्यों बढ़ रहे हो अनिकेत, बच्चे इतनी आगे क्यों जा रहे हो? मैंने करवा दिया क्या स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर? अभी मैं करवाऊंगी तब पूछना, समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, अभी जितना करा रही हूँ उतना समझो। द स्ट्रक्चर 1 कौन सा बच्चे, जो मैंने अभी ओपन चेन दिखाया था, वो कह रहे हैं कि वैसे तो वो लीनियर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। हाँ जी बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? मैम जिसको आपने जो भी बताया उसको हम लीनियर स्ट्रक्चर भी तो बोल सकते हैं। हाँ लीनियर बोल दो, ओपन चेन बोल दो, लेकिन ओपन चेन बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम ओपन चेन और साइक्लिक जनरली बात करते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक है। ठीक है, फिर आप उसको लीनियर बोल रहे हो तो उसको क्लोज चेन बोल देना, और क्या बोलोगे, है ना अनिकेत? बच्चे ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आगे चल रहे हो, है ना, उससे आगे चलो, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जब मैं वो वाली चीज पे पहुंच जाऊं तब आप पूछना क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखो, वैसे तो कह रहे हैं कि जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। जैसे बच्चे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि अभी तक आपने एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं स्टडी किया है। अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टडी करते तो आपको बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में पता होता कि ये मैं क्या करवा रही हूँ। बट अभी तक आपने नहीं पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इन चीजों को ध्यान रखने का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से, तभी मैंने एनसीईआरटी का स्निप लगाया है। डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NHCO3। बेटा जनरली क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड होता है ना, जो आपका एल्डिहाइड होता है वो शिफ्ट टेस्ट भी देता है, शिफ्ट टेस्ट भी देता है, और आपका क्या देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी टेस्ट देता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो नहीं दे रहा। जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ओपन चेन वाला, वो वाली तो ना तो ये वाली रिएक्शन दे रहा है या नहीं ये वाली रिएक्शन दे रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि वहां पे कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। समझे इस चीज को, क्या बोल रही हूँ मैं? बोलो, ये दोबारा देखो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक्चुअली ये जो रिएक्शन शो कर रहे हैं ना, शिफ्ट टेस्ट और सोडियम सल्फाइड, वो एल्डिहाइड वाले देते हैं। बट वो कह रहे हैं जो आपने ग्लूकोज बनाया था ओपन चेन वाला, वो तो ये टेस्ट दे ही नहीं रहे। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है वहां पे, कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, तभी ये रिएक्शन नहीं दे रहा। ऐसी एक होता है बच्चे 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, ये भी नहीं देता एल्डिहाइड ग्लूकोज। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड तो देता है, जो मैं आपको ग्लूकोज बताया है मैंने अभी ओपन चेन वाला, वो नहीं देता। तो यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं ओपन चेन ग्लूकोज लिख दूंगी ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने ओपन चेन आपको ग्लूकोज का बताया है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो अब हुआ क्या, तो देखो उन्होंने क्या मिला उनको, देखो उनको मिला, देखो पहले सेकंड पॉइंट देखो, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अभी कह रहे हैं कि जो पेंटाएसिटेट बना था ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ भी टेस्ट नहीं दे रहा, तो मतलब यहाँ पे भी गड़बड़ है, CHO फ्री नहीं है। तो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली मिला है ना, हमने थ्योरेटिकल नहीं देखा, ये सारा कुछ जब एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में तब देखा गया। तो ये देखा गया बच्चे, इन दो बातों से ये दिखा उनको, वो कहते हैं कि ग्लूकोज इज फाइंड टू बी एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको नाम दिया गया अल्फा एंड बीटा। मतलब जो ग्लूकोज है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो अल्फा फॉर्म में और एक बीटा फॉर्म में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आए हुए बच्चे, यहां से क्वेश्चन आया हुआ, अंडरलाइन करना अगर आपके पास एनसीईआरटी है। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, वो कैसे मिला हमें? obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form melting point 423 Kelvin is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution। ठीक है, ये बच्चे शिफ्ट रिएजेंट आप वहां पढ़ते हो एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ते हो आप। ठीक है, ओके। तो बच्चे आपको अब क्या याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट, बस बेटा बातें नहीं ये करो, है ना। ग्लूकोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में, पहली चीज ये ध्यान रखना है। और आपको ना अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए। जो अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है वो 419 होता है, और जो आपका बीटा फॉर्म का है बच्चे वो 423 केल्विन होता है, क्योंकि ये CBSE में भी आया हुआ क्वेश्चन।
अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो, क्योंकि आपके एमसीक्यू भी आएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे, वो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको उठा के दे सकता है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, अच्छा अभी हमें ये देखना है कि किस टाइप की अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है, हमें वो देखना है। तो आप लोग मैम रेडी हो? इसमें ऐसा ही होगा, अल्फा राइट साइड होगा और बीटा लेफ्ट साइड होगा। वो मैं ट्रिक बताऊंगी, अल्फा और बीटा ठीक है। कैसे बतानी है। ठीक है, चलो अभी हमें क्या देखना है बेटा कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनती कैसे। तो अभी मेरी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, सबको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ना ये 0.5% से भी कम जो है मिलता है हमें, बहुत कम ही बेसिकली एग्जिस्ट मिलता है हमें, इसके एग्जिस्टेंस बहुत कम है। देख रहे हो, लेस देन 0.5%। और जो ये बीटा ग्लूकोज है ये हमें मिलता है 64%, और ये अल्फा मिलता है हमें 36% मिलता है। ये अल्फा बीटा कैसे याद रखना है वो सब कुछ आपको बताऊंगी, बस सुन लो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो ओपन चेन ग्लूकोज है ये कंटिन्यूसली जो है इंटर कन्वर्ट होता जाता है बच्चे, अल्फा फॉर्म में भी और बीटा फॉर्म में भी, अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली चेंज होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इनकी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होता है, किसके में, अल्फा से बीटा में, बीटा से अल्फा में। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, म्यूटा रोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, म्यूटा रोटेशन भी बोलते हैं। जो ये अल्फा बीटा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन भी बोलते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ, लिखो सारे बच्चे, लिखो। स्पॉन्टेनियस चेंज इन, लिखो, स्पॉन्टेनियस चेंज इन specific rotation, spontaneous change in specific rotation, किसकी specific rotation, अल्फा की और बीटा की, of an optically active compound, of an optically active compound with time, लिखो बच्चा, with time to an equilibrium, with time to an equilibrium value is called muta rotation, is called muta rotation। लिख लिया सबने या एक बार फिर रिपीट करूं? हम रिपीट कर दीजिए। Spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value, अर्शिता, to an equilibrium value is called muta rotation। ठीक है, is called muta rotation। ठीक है, तो ये म्यूटा रोटेशन का आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अल्फा बीटा फॉर्म का एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना विद टाइम, इसको ही म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। बस इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अभी जो मैं आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की ओर चले, बोलो चले बच्चा? चलो, इसको बोलते हैं बच्चे हॉट प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। जो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी बनाना सीखेंगे ना, उसको बोलते हैं हॉट प्रोजेक्शन। तो मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से कराती हूँ कि कैसा बनाइए, तो आप बस देखते जाओ मैं क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम बच्चे जो हमने अभी तक सीखा है ना ओपन चेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, वही हम बना लेते हैं, वही हम बना लेते हैं, ताकि आपको एक ही स्लाइड पे सब कुछ शो हो, अल्फा ग्लूकोज किसको बोलते हैं और बीटा ग्लूकोज किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो ओके। अभी ना यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे होता क्या है, इसको नाम दे दो, नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। अभी क्या होता है बच्चे, जो ये 5 कार्बन वाला जो OH है, बेसिकली जो 5th कार्बन के ऊपर जो OH लगा हुआ है, वो क्या करता है, फर्स्ट वाले कार्बन पे जाके क्या करता है, अटैक करता है। अटैक क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन उस पे जाके अटैक करेगा। अब मुझे पता है आप लोग क्या क्वेश्चन करने वाले, आप ये क्वेश्चन करने वाले हो कि मैम आपने ये वाला OH क्यों नहीं करवाया, मैम आपने ये वाला OH क्यों नहीं करवाया, मैम आपने ये वाला OH का अटैक क्यों नहीं करवाया। वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जिस OH का मैंने अटैक करवाया है, इस OH के अटैक करवाने से मुझे कैसी रिंग मिल रही है, 6 मेंबर रिंग मिल रही है, और जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। पहली बात तो ये बताओ, क्लियर हो गई है, जल्दी बोलो। तो 6 मेंबर रिंग कैसे मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आया। चलो अभी हम क्या करेंगे, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, हम 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। ठीक है, ओके, चलो
ठीक है ना। चलो अभी क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चे, इधर देखो, ये क्या है, इधर देखो, 1, इधर ध्यान से देखना, 1 2, देखना मैं नंबरिंग कर रही हूँ, 3 4 5। समझ में आया सबको कैसे नंबरिंग की? जल्दी बताओ पहले तो मुझे, नंबरिंग कैसे की? 1 वाला कार्बन 2 3 4 5, और ये जो 6 वाला कार्बन है, ध्यान रखना ये 6 वाला मतलब ये कार्बन तो 6 है, इसको मैं हटा देती हूँ, ये 6 का मतलब ये है कि 6 मेंबर रिंग बन रही है, समझ रहे हो? कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो 6 मेंबर बेसिकली रिंग बनेगी। अच्छा अभी आपको क्या ध्यान देखना है, आप एक ट्रिक ध्यान रखेंगे बच्चे डॉक्टर से, आप एक ट्रिक ध्यान रखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, जो राइट हैंड साइड पे है, ध्यान से सुन लो, जो राइट हैंड साइड पे है वो डाउन होगा। जैसे अगर मैं सेकंड कार्बन की बात करूं, फर्स्ट वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी, सेकंड वाले कार्बन पे OH क्या राइट है, तो राइट का मतलब क्या है, वो नीचे आएगा। ऐसे ही थर्ड वाले पे H नीचे है तो ये नीचे आएगा, ठीक है, और OH क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। फोर्थ वाले कार्बन पे देखो बच्चा, OH नीचे है तो नीचे आएगा, मतलब राइट पे है तो नीचे आएगा। और ये 6 वाले कार्बन पे लगा दो CH2OH और H। इतना क्लियर हुआ? पहले तो जल्दी मुझे बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी थम्स अप दो, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। चलो सबको हो गया। चलो अभी फर्स्ट कार्बन में क्या हुआ देखो ना, ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन पे देखो ना बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा, अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, देखो बच्चे, ये बनेगा O नेगेटिव, और ये O नेगेटिव ये वाला H लेके क्या बना लेगा बच्चे, OH बना लेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस OH को ऊपर लगाओ जैसे कि मैंने इसमें लगाया है, या मैं अगर दूसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस मैंने क्या किया, यहाँ पे OH को क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया। समझे कि नहीं समझे पहले ये बताओ? बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है, OHH। चलो यस बोल रहे हो सारे बच्चे, इट मींस क्लियर है, ठीक है बेटा, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताओ अगर आ रही है तो मैं नो फिर मैम। चलो ठीक है। अभी इसको अभी एक तो डॉक्टर की ट्रिक से ध्यान रखना, अभी हमें ये देखना है कि अल्फा किसको बोलेंगे, बीटा किसको बोलेंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक है। यहाँ पे देखो, अगर आपका CH2OH, ध्यान से देख लो, अगर आपका CH2OH और अगर फर्स्ट कार्बन वाला OH अगर दोनों ट्रांस पोजीशन पे हैं, ट्रांस का मतलब क्या हुआ, ट्रांस मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो ट्रांस में क्या आता है बच्चे, A आता है, तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि ये अल्फा वाला है, क्या बोलोगे, अल्फा वाला है। अगर CH2OH और OH दोनों सेम साइड पे है तो उसको क्या बोलोगे बच्चे, बीटा है। क्लियर है? अगर आपको कोई और इससे बेटर ट्रिक पता है तो आप ऐसे चल सकते हो, अगर मेरे वाला सही लग रहा है तो उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैम वाला ही फॉलो करना है, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। अल्फा बीटा का भी समझ में आ गया? पहले मुझे बताते जाओ ताकि हम आगे 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 चलते रह जाना। मैम इसको बनाना कैसे सीखें? जैसे बेटा मैंने बनाना सिखाया है वैसे बनाना सीखना है, जैसे मैंने बनाना सिखाया वैसे ही बनाना है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, क्योंकि बच्चे सी बल्कि ग्रुप को आपको ऊपर लगाना है, बल्कि ग्रुप को आपको ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा OH के साथ वो, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब ये डी ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, तो देखो आपको क्या देखना है, लास्ट सेकंड वाले कार्बन पे देखना है OH किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इसको क्या बोलोगे बच्चे, बीटा डी, ग्लूकोज। और ऐसे इसको क्या बोलोगे, अल्फा डी, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है जी, क्लियर हुआ? बताओ इसको और क्या नाम देते हैं, इसको और क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरानोज भी बोलते हैं। अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो वहां पे लिखा मिलेगा, इसको और क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज भी बोलते हैं। अब पायरानोज क्यों बोला, क्योंकि जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है ये किसके जैसा दिखता है, वो पायरेन जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं पायरेन। एक सेकेंड, ये तो फ्यूरान बना दिया मैंने, 6 मेंबर रिंग होती है, इधर देखो ये होता है पायरेन,
ठीक है, तो इसलिए इसके जैसे ही सिमिलर है, 6 मेंबर रिंग है पायरन, तो इसको इसलिए बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं, और उसको अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं। ठीक है जी, बोलो जल्दी बताओ। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। उसके बाद बच्चे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, कि जो आपका अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चे, वो आपस में एनोमर्स होते हैं। इनको बोलते हैं C1 एनोमर। सुना है नाम इसका कभी? एनोमर क्या होता है, सुना है? यस मैम। एनोमर क्या होता है बच्चे? देखो, जब भी एनोमर की बात आएगी तो आपको फर्स्ट वाले कार्बन पे जाके देखना है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, जैसे देखो इसमें बीटा वाले में OH ऊपर है, अल्फा वाले में नीचे है, तो मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो आप उसको क्या बोलते हो? एनोमरिक कार्बन बोलते हो। या आप ये बोल सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बच्चे क्या है? C1 एनोमर है। बाकी सारी पोजीशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ अगर C1 वाले कार्बन मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो एक दूसरे के क्या है बच्चे? एनोमर्स हैं। वो क्या है? एक दूसरे के एनोमर्स हैं। क्लियर हो गया इतना? जल्दी बताओ, आगे Yes, चले। चलो आगे चलते हैं, बाकी छोटी छोटी बातें वो धीरे धीरे हम सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है बच्चे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है? देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ना बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें कीटो ग्रुप आ जाता है और ऊपर आ जाता है CH2OH। बेसिकली कहने का मतलब है ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में आपका क्या होता है बच्चे? CO ग्रुप होता है। तो ये आपका रहेगा, मैं इसको अलग से दिखा देती हूँ। CO, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा जैसे ग्लूकोज का होता है बिल्कुल वैसे का वैसे है। ठीक है, तो यही पढ़ते हो ग्लूकोज का भी, है ना? इसको क्या बोलोगे? इसको भी आप क्या बोलोगे बच्चे? डी फ्रक्टोज बोलोगे। क्यों बोलोगे डी फ्रक्टोज? क्योंकि लास्ट सेकंड कार्बन पे OH कहाँ है बच्चे? राइट हैंड साइड पे है, तो इसको बोलोगे डी फ्रक्टोज। ठीक है, ओके। चलो अभी इसका कैसे बनाएंगे हम? इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो इधर ध्यान से देखो सारे। पहले तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अभी ये जो 5 वाला कार्बन है OH, ये जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बनेगी? ध्यान से देखना इधर। पहले ये समझ में आ गया, ये वाला अटैक करेगा। जल्दी बोलो, बोलो सारे। तो देखो अभी मैं ना, अब ये देखते हैं कितने मेंबर रिंग बनेगी बेटा इसमें। 5 members. देखो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनी। 5 क्यों बनी है? क्योंकि इसमें 5 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल बन रही है। अगर आप बाकी बनाओगे तो नहीं बनेगी। 4 मेंबर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, 3 मेंबर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 5 और 6 मेंबर रिंग। ठीक है, फ्रक्टोज के बच्चे एविडेंस करने ही नहीं है आपको, आपके सिर्फ ग्लूकोज के एविडेंस है जो आपको दिए गए हैं, आपको फ्रक्टोज के नहीं करने। ठीक है, चलो ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे अब बच्चे? क्या मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊं इसका स्ट्रक्चर? ध्यान से देखना। CH2OH CO, ध्यान से देखना, मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं। OH H। अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आ गया ना, फिर तो सारे बना लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, बस इनका सीख लो। ठीक है, चलो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाले OH का मैंने अटैक करवा दिया इस वाले कार्बन पे। तो अब कितने मेंबर रिंग बनी है? 5 मेंबर। 1 2 3 4 5। क्या मैं बना दूं इसको? ठीक है, चलो नंबरिंग भी कर देते हैं हम। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो, जो ये O वाला कार्बन है, ध्यान से देखो, मैं इसको 5th बोल दूं। ठीक है, 5th वाला कार्बन बच्चे 1 से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको 1 बोल दूं। हाँ या ना बोलो, सही है? ये क्या है? Yes, ma'am. कार्बन है, ये 3 वाला कार्बन है और ये 4 वाला कार्बन है। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, अभी 1 वाले कार्बन पे बच्चे, यहाँ पे देखो 1 वाले कार्बन पे CH2OH लगा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूं CH2OH। देखो इधर, और इस OH को जो ये O नेगेटिव बनेगा वो H लेके OH बना लेगा। सेकंड वाले कार्बन पे देखो OH लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? OH ऊपर जाएगा। मैंने कहा था डॉक्टर वाली ट्रिक से याद रखना। ठीक है, अभी क्या थर्ड वाले कार्बन पे आओ, OH राइट हैंड साइड है, मतलब वो नीचे आ जाएगा।
फोर्थ वाले कार्बन पे क्या लगा, CH2OH है, बल्कि ग्रुप है, ऊपर लगा दो, बस खत्म स्ट्रक्चर। अभी ये क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2OH और OH क्या है, दोनों सेम साइड है, तो इसका नाम क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज। ऐसे मैं दूसरे वाला भी बनाना चाहती हूँ, ध्यान से देखो, इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको OH को नीचे लगा देना है, ट्रांसपोजिशन। बाकी सारा सेम है। बना पाओगे, बना लोगे, बताओ। यस मैम। बस एक दो बार प्रैक्टिस तो जाएगी बच्चे, बट बना लोगे तो ठीक है। तो इसमें CH2OH आपस में ट्रांस है, तो इसको क्या बोलोगे, अल्फा डी फ्रक्टोज बोलोगे, है ना। इसको और क्या बोल सकते हो, इसको और आप बोल सकते हो बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज। क्यों, सॉरी फ्यूरानोज, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है बच्चे, फ्यूरैन से मिलता जुलता है ना, क्योंकि फ्यूरैन 5 मेंबर रिंग होती है, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं, बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज। अनिकेत अभी तक कहाँ थे तुम, हाँ अभी तक कहाँ थे तुम, जब मैंने इतनी चीख चीख के बताया एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तब कहाँ थे तुम, अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज। ठीक है जी, बोलो लवी, अब बोलो क्या समझ नहीं आया, बताओ मुझे, मैं फिर से रिपीट करूं। आ गया मैम। क्यों नहीं ध्यान दिया निकेत, किसकी गलती है वो, ऐसे तो तुम 1 घंटे की क्लास में कुछ भी ध्यान नहीं दोगे, मतलब फिर एक एक चीज पूछोगे। एनोमेरिक कार्बन देखो क्या होता है, अगर पहले वाले, इधर देखो बच्चे ध्यान दो, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है बच्चे, जो C1 वाली कार्बन होती है उसको एनोमेरिक कार्बन आप तब बोलोगे जब C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, चेंज हो। तो जैसे देखो अल्फा, इधर देखो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखो ग्लूकोज में क्या था, अल्फा और बीटा में देखो OH बीटा में ऊपर था, अल्फा में नीचे था, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सब में सेम है। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चे कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या है आपस में, एनोमर्स है, या आप बोल सकते हो C1 एनोमर है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी किसी पोजीशन पे चेंज है, सपोज C1 वाला कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सपोज मान लो C2 वाली कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, तो आप उसको क्या बोलोगे, C2 एनोमर, काटा लग जाएगा। एनोमेरिक कार्बन आप सिर्फ फर्स्ट वाले को कहते हो, बाकी किसी और कार्बन की पोजीशन में चेंज आता है या किसी और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपीमर। क्या यूज करते हैं, एपीमर, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बताओ लवी कहाँ थे तुम अब तक, देखो इधर कैसे बनाया मैंने, लवी इधर देखो, जो ये वाला OH है इसने जाके अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 बना दो, बस मैंने क्या किया, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। और डॉक्टर से आप ध्यान रखना, अगर राइट हैंड साइड पे कोई ग्रुप वो नीचे आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो ऊपर जाएगा, बस खत्म। मैम ये भी दोनों तो एनोमर हो गए ना, C1 एनोमर। हाँ ये भी एनोमर है, क्योंकि इनकी फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सारा सेम है। आगे चलूं, अभी बताओ मुझे, स्तुति यस बोलो। मैम, चलो ठीक है, गलती से हो गया था। कोई बात, ओके। अभी हम देखेंगे बेटा डाइसेक्राइड्स का, अभी हम देखेंगे डाइसेक्राइड्स। देखो अगर आपको वो समझ में आ गया ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सब कुछ इजी है, बस ध्यान से सुनते जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो डाइसेक्राइड्स मतलब क्या होता है, जब आप डाइसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो आपको मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। तो ये हमने सुक्रोज वाला लास्ट टाइम भी देखा था कि जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हो तब आपको अल्फा ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, किया था ना। और मैंने कहा था जो ओवरऑल मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि बीटा फ्रक्टोज जो है आपका, उसका जो लीवो रोटेशन होता है वो ज्यादा नेगेटिव में होता है, आप देख पा रहे हो -92.4 डिग्री है, इसलिए ओवरऑल मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी है। इसी की वजह से जो आपके सुक्रोज को क्या बोला जाता है बच्चे, इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, अगर याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आगे आओ, उसके बाद हमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाने आ गए तो सुक्रोज में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बनाओगे आप। ठीक है, चलो। अच्छा एक ये भी बात ध्यान रखना बच्चे इधर, कि जो ये बना हुआ है ना, ये है आपका हेमी एसिटल। इधर देखो, ये जो ऑक्सीजन लिंक्ड है ना, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर आपको कहीं लिखना है तो लिख सकते हो।
ये है हेमी एसिटल। ठीक है, अगर कहीं पे मान लो ये लिखा मिल जाए आपको, एक सेकेंड, ये होता है एसिटल, क्योंकि ये अभी फिलहाल एक ही ओ से लिंक्ड है तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी मतलब आधा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब पूछा नहीं जाता, बस ऐसे ध्यान रखना, हेमी एसिटल ग्रुप है। ठीक है, अगर ए मतलब एक कार्बन देखो ना, ये वाला कार्बन एक ही ऑक्सीजन से है तो हेमी एसिटल, अगर दो से ऑक्सीजन से होता तो हम उसको बोलते एसिटल बोलते। ठीक है, चलो अभी हम स्ट्रक्चर पे आते हैं वापिस। देखो बच्चे इधर, अभी ना जो मैं बोलती जा रही हूँ, बच्चे ये ना देखो ना, बताया तो था, तुम याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं रखते हो। ये यहाँ से आया, एसिटाइल से आया, देखो ना, इसको मैंने क्या बताया था, एसिटाइल, है ना। अब क्योंकि आप एल्डिहाइड कर रहे हो तो क्या नाम हो गया, एसिटल। समझ रहे हो इस चीज को, एसिटल। चलो इधर आओ। अभी देखो बच्चे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाने से आपको क्या मिला, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। यानी कि Yes, ma'am. सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अल्फा ग्लूकोज चाहिए और बीटा फ्रक्टोज चाहिए। तो आपको क्या करना है, अल्फा ग्लूकोज बनाना है और बीटा फ्रक्टोज बनाना है। अभी आपको कैसे ध्यान रहेगा, ये आपको तभी ध्यान रहेगा जब आपको अल्फा ग्लूकोज बनाने आता हो, जब आपको बीटा फ्रक्टोज बनाने आता हो। तो आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये अल्फा ग्लूकोज ही है, क्योंकि CH2OH और OH ट्रांस पोजिशन पे, तो अल्फा है। यहाँ पे देखो CH2OH, और यहाँ पे देखो, ये देखो ये फर्स्ट वाली कार्बन है CH2OH और OH, ये देखो दोनों सेम साइड पे, तो इसको क्या नाम दिया मैंने, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पानी निकालना है। तो देखो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि पानी कहाँ से निकलेगा। तो देखो C1 कार्बन से पानी निकलने वाला है, C1 और C2 दोनों को मिला के पानी निकालने वाले हो आप। तो कैसे करोगे बच्चे, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, इस तरह से पानी निकाल देना है। देख रहे हो, OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा, और जब पानी निकाला तो बनेगा क्या, देखो इधर क्या बनेगा, ये बनेगा, बोलो। जब आप पानी निकाल दोगे Glycosidic linkage. पानी, इसको क्या बोलते हैं, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ईथर जैसी है ये बिल्कुल। ठीक है, ईथर वाली लिंकेज नहीं है, ईथर जैसी लिंकेज है, क्योंकि ईथर में क्या होता है, ROR होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईथर जैसी है, ईथर वाली नहीं है। ठीक है, ओके। चलो, तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और ध्यान रखना है सुक्रोज में कौन से कार्बन पे होते हैं, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के बाकी मोनो और डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सॉरी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सिर्फ सुक्रोज ही ऐसा प्राणी होता है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, अभी आप ये बात याद कैसे रखोगे, क्या आप हमेशा रट्टा मारोगे कि नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, नहीं, रट्टा नहीं मारना। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, रिड्यूसिंग शुगर आप कैसे बताओगे, ध्यान से सुन लो। अगर ऑक्सीजन के बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे OH प्रेजेंट है तब तो वो रिड्यूसिंग है, अदरवाइज नहीं। क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे देखो, ये देखो O के साथ वाले कार्बन पे तो लिंकेज है, तो हटा दो इसको। यहाँ पे देखो O के साथ वाले कार्बन पे क्या है, CH2OH है, डायरेक्ट OH अटैच नहीं है। और अगर डायरेक्ट OH अटैच नहीं है तो मतलब वो क्या है बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। अभी देखो आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ मैं, इधर देखो ध्यान से सारे, यहाँ पे देखो, सपोज मैंने ये बनाया, देखो आपको ना फ्री कीटो और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। अगर डायरेक्ट OH अटैच होगा तो कैसी रिएक्शन होती है बच्चे, यहाँ पे देखो रिंग ओपनिंग होती है। क्या होती है, रिंग ओपनिंग होती है। और ये तभी होगी जब आपके एडजेसेंट वाले कार्बन पे क्या होगा बच्चे, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तुम लोग सारे कोचिंग जाते हो है ना, कोचिंग जाते हो तभी इतना बोलते हैं। नहीं तुम्हें नहीं कह रही बात, चुप हो गया। ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इट मींस क्या करेगा,
फेलिंग सोल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा और टॉलिंस रीजन को भी रिड्यूस करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बताना है तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे फ्री OH ग्रुप होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको कभी नहीं बोलोगे कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। जल्दी थम्स अप दो, समझ में आया कि नहीं, फिर आगे चले। जल्दी बताओ बेटा। आ गया मैम। सारे बताओ, फिर हम माल्टोज का स्ट्रक्चर करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, कौन सी लिंकेज है, क्योंकि फिर बाकी तो सिंपल है, स्ट्रक्चर आने चाहिए और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बस स्ट्रक्चर आना चाहिए, बाकी तो इजी है। चलो अभी हम माल्टोज का स्ट्रक्चर करते हैं। माल्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो बच्चे, तो आपको क्या मिलता है, 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज की। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये है, दोनों अल्फा की मिलती है, इसमें तो झंझट ही नहीं है याद करने का। तो अल्फा ग्लूकोज, ये देखो सारे बच्चे, क्या ये मैंने अल्फा ग्लूकोज बनाया है? मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन को दिखाया, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इधर, ये फर्स्ट वाला और ये वाला फर्स्ट वाला, बाकी मैंने किसी को नहीं दिखाया। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको Yes, दिखाई yes, दे रहा ma'am. है? तो यहाँ से भी क्या करना है आपको, फर्स्ट और फोर्थ वाले कार्बन से क्या करना है, पानी निकाल दो। पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई बच्चे, ये हो गई तुम्हारी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। क्या आप इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलोगे? हाँ मैम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फ्री OH ग्रुप लगा फ्री हुआ है। OH अगर ग्रुप पे नहीं लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों में से अगर एक पे भी मिल जाता है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो अभी तक हमने सुक्रोज का देखा, सुक्रोज से क्या मिला बच्चे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, और दोनों में कौन सी लिंकेज थी, 1-2 थी। माल्टोज में हमें क्या मिला, 2 अल्फा ग्लूकोज मिली, और कौन सी लिंकेज है बच्चे, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इतना क्लियर हुआ? यस चलो आगे आते हैं हम, किस पे आते हैं, लैक्टोज के स्ट्रक्चर पे। तो बच्चे जब आप लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, गलैक्टोज मिलता है। ध्यान से सुन लो, गलैक्टोज मिलता है और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, दोनों ही बीटा मिलते हैं। देखो सुक्रोज ऐसे लर्न करो, सुक्रोज में क्या मिलता है, अल्फा बीटा, ठीक है। माल्टोज में अल्फा अल्फा, लैक्टोज में बीटा बीटा, याद रहेगा, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, याद रहेगा। जैसे अल्फाबेट में हम क्या पढ़ते हैं, ए और बी पढ़ते हैं ना, तो पहले ए बी दोनों मिल गए, फिर बेचारा ए आया, फिर दोबारा बी आया। समझ गए इस चीज को, ऐसे ध्यान रखना आपको। चलो अभी अल्फा ग्लैक्टोज का मैम स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने तो नहीं बताया। अल्फा ग्लैक्टोज का, सॉरी बीटा डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको कुछ भी नहीं करना बच्चे, आप ना लैक्टोज बच्चे आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है ना, लैक्टिक एसिड, वहां से आया लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है आपका, डाइसेक्राइड है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, गलैक्टोज में आपको क्या कर देना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देना है। ध्यान से सुन लो, गलैक्टोज में आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज जो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लर्न किया, बिल्कुल वैसा का वैसे कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है। जैसे इधर देखो, सारे देखो, क्या जो मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया है, क्या वो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि CH2OH और OH क्या है बच्चे, सेम साइड पे, तो मैंने बीटा बोल दिया, ठीक है। गलैक्टोज में आपको कुछ नहीं करना, गलैक्टोज में आपको सिर्फ C4 वाली पोजीशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। जैसे ग्लूकोज में क्या HOH है, यहाँ पे क्या है OHH है, खत्म कहानी बस। और बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम, सिर्फ C4 में चेंज करना है। और यहाँ पे भी क्या होती है बच्चे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, 1 और 4 के बीच में होती है, और 1 और 4 के बीच में होती है तो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। पानी निकाल दिया आपने, तो पानी निकालने के बाद क्या बनेगा, देखो बन गया। तो इसमें कौन सी होती है, इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होती है। सिर्फ अभी तक हमने सुक्रोज में देखा जिसमें C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। क्लियर हो गया। और ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ऑक्सीजन के डायरेक्ट वाले कार्बन पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि वो फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि ओपन चेन एग्जिस्ट तो करती है, मैं ये नहीं कह रही ओपन चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत कम परसेंट होता है उसका, लेस देन 0.5% एग्जिस्ट करती है वो, ठीक है। मतलब लेस देन उसका 0.5% होता है, लेकिन करती तो है, चाहे बहुत कम परसेंट में करती हो लेकिन करती तो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। अभी आप ध्यान रखोगे बच्चे, जो बीटा डी ग्लैक्टोज और आपका जो ग्लूकोज और गलैक्टोज है वो बच्चे क्या है, C4 एपीमर है। क्या बोल दिया मैंने, C4 एपीमर है। क्यों, क्योंकि अब कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। मैंने कहा था अगर कार्बन नंबर 1 के अलावा कोई और पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं।
एपीमर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अलग से आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं बच्चे, तो ध्यान से देखना बिल्कुल, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। ध्यान से देखना, अभी मैं ग्लूकोज का बना रही हूँ, सिंपल अल्फा वाला बना रही हूँ, क्योंकि हमें वही याद होता है। ठीक है, इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक थोड़ा लेट हो जाएगा चैप्टर, लेकिन हम समझ के चलेंगे। तो क्या ग्लूकोज ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बना रही हूँ मैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अल्फा वाला। अभी यहाँ पे क्या बना रही हूँ बच्चे, मैं उसका बना रही हूँ, गैलेक्टोज का। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, बस 4 वाली पोजीशन पे चेंज कर दो, OH, बाकी सारा सेम, बाकी सारा सेम। सबको दिखाई दे रहा है? बोलो बच्चे, सबको दिखाई दे रहा है क्या? ये Yes. क्या है? Yes, आपका ma'am. गैलेक्टोज है, ये आपका क्या है? गैलेक्टोज है। इसको क्या बोलते हैं? C4 एपीमर है। क्या बोलते हैं? C4 एपीमर है, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे चेंज है। देखो यहाँ HOH है और यहाँ पे OH है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, एक और होता है बच्चे, एक और होता है, मेनोज होता है। यहाँ पे देखो, बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। एक होता है मेनोज, मेनोज भी आपका मोनोसेक्राइड। अगर आपको याद हो तो मैंने मोनोसेक्राइड में एग्जांपल दिया था। तो इसमें क्या होता है बच्चे, सेकंड वाली पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। ध्यान से देखना, देख पा रहे हो सारे? सेकंड वाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सारा सेम है। क्या सबको दिखाई दे रहा है? इसको क्या Yes, बोलते ma'am. हैं बच्चे? C2 एपीमर बोलते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे चेंज है। तो ग्लूकोज और मेनोज आपस में क्या है? C2 एपीमर है। क्या है? C2 एपीमर। ठीक है जी, बोलो जी, बोलो 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 बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अभी यहाँ पे मैं आपको, हाँ हाँ बोलो बोलो। अभी यहाँ पे मैं देखो आपको एक और चीज बना के दिखा रही हूँ, इधर देखो। चलो वो बाद में बताऊंगी। हाँ, अभी ये समझ में आ गया, एपीमर एनोमर वाला केस समझ में आ गया कि एनोमर आप कब बोलोगे बेटा? जब आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अगर उसके अलावा किसी और कार्बन पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो आप उसको एपीमर बोलोगे। समझ गए जी? बोलो। Yes, ma'am. चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं पॉलीसेक्राइड। देखो पॉलीसेक्राइड में क्या है, वही आपको स्टार्च पढ़ना है। स्टार्च के जो मेन कंपोनेंट होते हैं बच्चे, वो दो होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, है ना। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं। अब आपको अमाइलोज ध्यान रखना है, जब भी आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हो बच्चे, तो आपको अल्फा ग्लूकोज ही मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है? अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट मिलती है। तो अगर मैं सबसे पहले अमाइलोज का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा ग्लूकोज एक लाइन में बना लो, अल्फा ग्लूकोज 3 4 एक लाइन में बना लो। वैसे इसका नहीं बनाने आता पेपर में स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज लाइन में लगा लो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से क्या निकालना है बच्चे? पानी निकालना है। और पानी निकालोगे तो क्या बन जाएगा? देखो इधर क्या बन जाएगा, इधर देखो, अल्फा लिंक। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। यानी कि अमाइलोज में भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज तो है, लेकिन बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज में कौन सी वाली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? कौन से वाले कार्बन पे बनी है? C1 और C4 वाले पे बनी है। और आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। जैसे इधर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इधर देखो सारे बच्चे, देखो इधर, अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट जिसमें 50 to 20% स्टार्च होता है। अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन, देख पा रहे हो, अनब्रांच चेन है, बिल्कुल सिंपल लीनियर चेन है। ठीक है, ओके। अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है, जबकि अमाइलोपेक्टिन, बोलो बोलो, उस पे लिखो चैट बॉक्स पे, अमाइलोपेक्टिन क्या है बच्चे? इनसोल्युबल पानी में है, मतलब बेसिकली पानी में सोल्यूबल नहीं है। और 80 to 85% स्टार्च होता है। बेसिकली अमाइलोपेक्टिन में ज्यादा परसेंटेज होता है स्टार्च का। बच्चे वो कोएगुलेशन है, वो हम अमाइनो एसिड में पढ़ेंगे बच्चा। वहां पे डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का। प्राइमरी जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी बिल्कुल एज इट इज रहता है। इस वजह से कडलिंग ऑफ मिल्क में वो जो दही का जमना होता है, बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। तो इधर देखो अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्युबल इन वाटर, जिसमें 80 to 85% स्टार्च होता है। और ये ध्यान रखना, ये ब्रांच होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अमाइलोज में तो अनब्रांच रहता है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होती है। कैसे ब्रांचिंग होती है, इधर देखो, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेयर एज ब्रांचिंग कहाँ होती है, C1C6 पे। यानी कि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होगी, लेकिन C6 वाले पे क्या होगी बच्चे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो देखो कैसे बनेगा, देखो ये क्या है, C1C4 है। चलो यहां से तो पानी निकाल दो, यहां से तो सिंपल है जो अभी हमने अमाइलोज में देखा। इधर देखो सारे बच्चे, ऐसे यहां से भी निकाल दो। क्या बोल रहा निकेत, अच्छा। अरे तुम लोग क्या बातें करते रहते हो, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो। तुम वो नहीं पढ़ रहे हो जो मैं करा रही हूँ, आता है क्या? टेस्ट में नंबर पूछूंगी तुम सबसे, कितने आते हैं तुम लोगों के टेस्ट में नंबर, गूगल पे से देखते हो क्या? इधर देखो, ये वाला समझ में आ गया कैसे बनाया C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जल्दी बताओ मुझे। यस मैम। चलो अभी C1C6 का क्या पंगा, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये बच्चे फर्स्ट वाला कार्बन है और ये है सेकंड वाला कार्बन है। आपको कुछ नहीं करना, यहां से भी पानी निकालना है। तो देखो कैसे होगा, HOH निकाल दो, और HOH निकालने के बाद क्या बनेगा, देखो ना इधर क्या बना, ये देखो ये बन गया हमारे पास। समझ गए? वैसे ये कार्बन से करना अटैच, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे करना। C1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ, C1C6। तो कैसे डिफरेंस याद रखोगे, अमाइलोज में पहले आप बोलोगे मैम वाटर सोलुबल है, 15 to 20% ऑफ स्टार्च है, अनब्रांच चेन है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, खत्म। अमाइलोपेक्टिन भी मैम, अमाइलोपेक्टिन अनब्रांच चेन है, क्योंकि C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है C1C6। ठीक है, ब्रांचिंग भी होती है C6 और C1 वाली पोजीशन पे, और ये लेस सोलुबल होता है पानी में, और 80 to 85% इसका स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एग्जांपल कर लोगे, जल्दी बोलो। ऐसी बच्चे आपका सेलुलोज है, सेलुलोज में क्या है, सेलुलोज में कुछ नहीं है, जैसे बस ऐसे ध्यान रखो, स्टार्च में आपको अल्फा ग्लूकोज की यूनिट मिल रही थी, सेलुलोज में आपको बीटा ग्लूकोज की यूनिट मिल रही है। ठीक है, हाँ अनिकेत बिल्कुल सही कह रहे हो, हलवा जैसा ही है। तो आपको क्या करना है, पानी निकाल देना, पानी निकाल दो, C1 और C4 पोजीशन से, देखो कैसे बनेगा, बना दिया, एक ऐसे बना दो, खत्म। लेकिन हाँ, आपको ना ग्लूकोज और अगर फ्रक्टोज का बच्चे स्ट्रक्चर याद है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये आपके लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। कौन सी लिंकेज है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है जी, बोलो। अभी वैसे तो और रहता है, यस मैम। है Yes, अभी ma'am. ये देखो, ये रहता है जो मैंने लास्ट टाइम उनको कराया था ना, ये अभी रहता है, उनको तो मैंने एक दिन में ही करा दिया था ना। तो मैं आपको नोट्स तो दे दूंगी, देखो बच्चे नोट्स में आपको ये वो सब उस दिन एक्स्ट्रा क्लास लगी थी ना मॉर्निंग में, तो ज्यादा लंबा चला था, ज्यादा तो हो गया हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये वाली ट्रिक्स आपको मैं भी याद कराऊंगी, आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स के लिए जितना कार्बोहाइड्रेट आना था मैंने उतना करा दिया, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, ये भी करेंगे, तो आपको नोट्स में ना ये वाली चीजें भी मिलेंगी, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसके बाद जितनी जल्दी हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, उतनी जल्दी मैं अमाइनो एसिड्स पे जंप करूंगी, ये आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अच्छा एक और चीज बच्चे ये ध्यान रखना आप, बस इधर देखो एक बार, जो आपके एनोमर्स होते हैं ना, वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। एनोमर्स जो होते हैं वो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स मतलब मैम कि वो आपस में, लिख लो, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बेसिकली वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं मिरर इमेजेस का मतलब क्या है, देखो इधर आपके राइट हैंड तो आपको पता है मिरर इमेजेस है, लेकिन अगर मान लो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज नहीं होता, तो आप इसको बोलते हैं ये डाइस्टीरियोमर है। अगर मैं आपको दिखाऊं स्ट्रक्चर, इधर देखो एक बार, ताकि आपको थोड़ा समझ भी आए, यहीं पे दिखाती हूँ।
इसको हमने ऐसे दिखाया था, ऐसा दिखाया था क्या, बताओ? Yes, ma'am. ऐसा दिखाया था, ठीक है। ये आपका क्या था, अल्फा है, ठीक है। अभी देखो इधर, अगर अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं, ध्यान से देखना, सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान से देखना, सब कुछ सेम रहेगा, CHOH HCH2OH, और ये वाला जो है इससे कनेक्ट होगा। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ देखो एक बार, OH और H, ठीक है, यही था 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो अभी देखो बाकी सारा सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले कार्बन पे चेंज है। तो आप खुद देखो, क्या ये एक दोनों की मिरर इमेजेस है? क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है? No, ma'am. नहीं है। No. यहाँ मैंने कितने कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये देखो मिरर इमेजेस नहीं है। देखो ये अगर ये मिरर इमेज होते तो OH जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है वो यहाँ पे आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपको याद हो। अगर ये HN राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। और जब आपस में मिरर इमेज नहीं होते बच्चे, उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। और जब मिरर इमेज होते हैं तब उसको बोलते हैं हम कि वो, फिर आपको देखना होता है कि वो मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया था। ये राइट हैंड है, ये आपस में मिरर इमेज तो है, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। इसमें क्या था, ये मैंने बोला था इनेंशियोमर होते हैं। सपोज एक दो चीजें आपस में मिरर इमेज है, इधर देखो, सपोज ये दोनों पेन आपस में मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एज इट इज सुपर इम्पोज कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपस में मान लो ये एक दूसरे में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज ही नहीं है तो उनके लिए हम यूज करते हैं कि वो डाइस्टीरियोमर है। और जो आपके सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं वो डाइस्टीरियोमर ही होते हैं, क्योंकि सिस ट्रांस कभी भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती है, चाहे आप बेशक बना के देख लें। ठीक है जी। तो हमारा जो बाकी बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और फिर अमाइनो एसिड्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। आपको थोड़े टेस्ट बताने हैं और फिर हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वीक मैं आपको करा दूंगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है। Okay, ma'am.